22 अप्रैल को पहलगाम में अटैक होता है और इसके जवाब में 7 मई को इंडिया पाकिस्तान के टेररिस्ट कैंप्स पर स्ट्राइक करता है। लेकिन इसी दिन पाकिस्तान भारत के मिलिट्री कैंप्स पर मिसाइल और ड्रोन से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन इसमें वो पूरी तरह से नाकाम हो जाता है। 8 मई की सारी रात दोनों तरफ से हवाई हमले जारी रहते हैं। तो क्या पूरी तरह से वॉर की शुरुआत हो चुकी है? कब शुरू होता है फुल एंड फाइनल वॉर? अभी ये वॉर कौन से फेज में है, जानेंगे आज की इस वीडियो में। दरअसल बात यह है साहब कि पहलगाम अटैक के 17 दिन बीत चुके हैं और इन बीते दिनों में इंडिया और पाकिस्तान एस्केलेशन सीढ़ी में 4 स्टेप चढ़ चुके हैं। जी हाँ, यहाँ सबसे पहले एस्केलेशन सीढ़ी को समझ लेते हैं। तो बात यह है कि दो देशों में वॉर की शुरुआत किसी इंसिडेंट या बयानबाजी से होती है, फिर छोटा सा मिलिट्री स्टेप लिया जाता है और बढ़ते बढ़ते ये स्टेप सर्वनाश तक पहुंच जाता है। देशों के बीच इस टेंशन को अलग अलग लेवल पर मापा और सुलझाया जाता है। डिफेंस और इंटरनेशनल रिलेशंस की भाषा में इसके लिए एस्केलेशन लैडर यानी कि तनाव की सीढ़ी शब्द इस्तेमाल होता है। इसके जरिए दुनिया के देश समझते हैं कि किस लेवल पर मैटर आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है और उसे कहां रोकना चाहिए। स्पेशली एटॉमिक वेपन वाले देशों में एस्केलेशन को समय रहते रोकना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो नतीजा तबाही हो सकता है। अमेरिका के मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट हरमन खान ने 1965 में लिखी किताब ऑन एस्केलेशन मेटाफर्स एंड सिनेरियोज में एस्केलेशन लैडर की थ्योरी दी है। उनकी सीढ़ी में एस्केलेशन के टोटल 44 स्टेप शामिल थे। हालांकि मॉडर्न मिलिट्री एक्सपर्ट इसे मेनली 7 स्टेप में ही देखते हैं। तो सवाल है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच तनाव अभी एस्केलेशन लैडर के किस स्टेज पर है? जवाब, भारत और पाकिस्तान इस वक्त एस्केलेशन लैडर की चौथी सीढ़ी पर है। पिछले 17 दिनों में कैसे स्टेप बाय स्टेप चढ़ते गए? इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने 8 मई को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में आतंकवादी हमला करवाकर पाकिस्तान ने एस्केलेशन की शुरुआत की। स्टेप 2 यानी 23 अप्रैल को इंडियन गवर्नमेंट ने पाकिस्तान पर 5 पॉइंट एक्शन लिया, जिसमें उनके डिप्लोमेट्स की संख्या घटाने से लेकर अटारी वाघा बॉर्डर बंद करना और सिंधु वाटर ट्रीटी सस्पेंड करना भी शामिल था। पाकिस्तान ने भी बदले में वैसे ही कदम उठाए। यानी स्टेप 3 में पाकिस्तान के लीडर और उनके मिलिट्री ऑफिसर एटॉमिक हमले की धमकी देने लगे। भारत और पाकिस्तान दोनों देशों ने मिसाइल टेस्टिंग की, वॉर एक्सरसाइज शुरू कर दी। फिर स्टेप 4 में 7 मई को इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान में सिचुएटेड 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। इसके बाद 8 मई को पाकिस्तान ने इंडिया के 15 से ज्यादा मिलिट्री बेस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन इंडियन आर्मी ने S-400 डिफेंस सिस्टम से इस हमले को डिस्ट्रॉय कर दिया। फिर रात भर दोनों देशों के बीच हवाई झड़पें होती रहीं। तो सवाल है कि हवाई झड़पें के बाद क्या जंग शुरू हो चुकी है? दरअसल इसका सीधा जवाब है कि एस्केलेशन लैडर में 5वां स्टेप फुल वॉर ही होता है। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल रामेश्वर राय कहते हैं कि कोई भी देश जंग का ऐलान करके जंग नहीं लड़ता। किसी एक देश की कार्रवाई के बदले में दूसरी तरफ से जैसा रिएक्शन आता है उसके हिसाब से तय होता है कि आगे का एक्शन कितना सख्त होगा। इसके लिए हम लोग अंग्रेजी का मुहावरा एस्केलेट द लैडर इस्तेमाल करते हैं। रिटायर्ड एयर वाइस मार्शल ओम प्रकाश तिवारी साहब बताते हैं, फिलहाल यही कहा जा सकता है कि वॉर जैसी सिचुएशन है, मतलब इसे अभी फुल एंड फाइनल वॉर नहीं कह सकते। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी बताते हैं, भारत ने किसी तरह से जंग शुरू नहीं की है, वहीं पाकिस्तान ने हमला करने की लगातार कोशिश भी की है। इसे वो जंग की तरह मानता है। तो सवाल है कि जंग का मतलब होता क्या है? फुल एंड फाइनल वॉर कब शुरू माना जाता है? देखिए, एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग हर जंग का एक मकसद होता है, जैसे कहीं पर कब्जा करना, सिस्टम या पॉलिसी बदलना, अपनी चीजें थोपना। यानी जंग एक ऐसा वायलेंस है जिसका मकसद दुश्मनों को इतना मजबूर करना है कि जो हम चाहते हैं उसे पूरी करें या फिर दुश्मन हमारे सामने सरेंडर कर दे। तो कुल जमा बात यह है कि साहब अभी दोनों देशों ने खुलकर जंग का ऐलान नहीं किया, लेकिन दोनों ओर से एक्शन हो रहे हैं। ऐसे में अगर मिलिट्री एक्शन बढ़ता है तो कहा जा सकता है कि अब टेंशन बढ़ रहा है। इस टेंशन में जब आर्मी, एयरफोर्स और नेवी यानी सेना के तीनों पार्ट शामिल हो जाते हैं तो इसे फुल फ्लेज्ड वॉर यानी पूरी तरह से शुरू हो चुकी एक जंग कहा जाता है। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल रामेश्वर राय कहते हैं कि 1999 में हुई कारगिल की लड़ाई एक सीमित जंग यानी लिमिटेड वॉर थी। हमारे टारगेट्स तय थे कि हमें अपनी जमीन को वापस पाना है। जब भारत ने अपने पॉइंट्स वापस पा लिए तो जंग जीतने की घोषणा कर दी। अगर अब दोनों तरफ से जवाबी कार्रवाई बढ़ी तो बात जंग तक पहुंच सकती है। अब यहाँ पर सवाल ये भी है कि फुल एंड फाइनल वॉर और मिलिट्री ऑपरेशन में क्या फर्क होता है? तो जवाब रिटायर्ड एयर वाइस मार्शल ओम प्रकाश तिवारी और रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी से समझते हैं कि जंग और ऑपरेशन में क्या फर्क है। देखिए, जंग यानी एक देश का दूसरे देश पर अटैक करना, जैसे पूरा इलाका खत्म करना, बड़ी तादाद में बम गिराना, फाइटर जेट से लगातार हमला करना, जबकि ऑपरेशन में स्पेसिफिक टारगेट को खत्म किया जाता है। ऑपरेशन सोच समझकर किया जाता है और देखा जाता है कि कोलेटरल डैमेज ना हो, जबकि जंग में ऐसा नहीं होता। जंग में सेना के जवानों के साथ साथ आम लोग भी घायल या मारे जाते हैं। वहीं ऑपरेशन में उस व्यक्ति या चीज को खत्म किया जाता है जिससे देश को खतरा है। जंग किसी बड़े मकसद के लिए होती है, जबकि ऑपरेशन अपनी सुरक्षा के लिए। जैसे 1999 में पाकिस्तान ने कारगिल पर कब्जा करने की सोच से जंग शुरू की थी, जबकि भारत के ऑपरेशन सिंदूर का मकसद आतंकवादियों के कैंप को खत्म कर देश की सुरक्षा करना था।
लेकिन पाकिस्तान ने इंडियन मिलिट्री बेस पर हमला करने की कोशिश करके वॉर जैसी सिचुएशन क्रिएट कर दी है। सबसे पहले पाकिस्तान का चाइना मेड JF-17 इंडियन मिलिट्री ने अपने डिफेंस सिस्टम से नाकाम कर दिया तो उसने अमेरिका से मिले F-16 को इस्तेमाल में लगा दिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक साहब भारत ने F-16 फाइटर जेट को भी LOC के पास मार गिराया है। हालांकि इंडियन मिलिट्री ने अभी इसका कंफर्मेशन नहीं दिया है। F-16 अमेरिकी जेट है जो पाकिस्तान को स्ट्रिक्ट कंडीशन के साथ मिला है। उसमें कंडीशन ये है कि भाई पाकिस्तान इसका इस्तेमाल भारत के खिलाफ नहीं करेगा। तो सवाल है कि पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ F-16 का इस्तेमाल क्यों किया? क्या अमेरिका अब पाकिस्तान से अपने सभी फाइटर जेट छीन लेगा? दरअसल पाकिस्तान ने अमेरिका से F-16 फाइटर जेट खरीदे हैं। इसको लेकर दोनों देशों के बीच एंड यूज मॉनिटरिंग एग्रीमेंट हुआ है, जिसके तहत भारत के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशंस में F-16 जेट और उसके मूल अमेरिकी हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। इनका इस्तेमाल सिर्फ एंटी टेररिज्म और इंटरनल सिक्योरिटी तक ही लिमिटेड है। अमेरिका इन विमानों के इस्तेमाल की निगरानी करता है और किसी भी उल्लंघन पर कार्रवाई कर सकता है। 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान ने F-16 विमान के जरिए भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश की थी। तब भारत के MiG-21 ने उसे मार गिराया था। भारत ने F-16 के इस्तेमाल की शिकायत अमेरिका से की थी। तब अमेरिका ने पाकिस्तान के एयरफोर्स को लेटर लिखकर F-16 विमानों का दुरुपयोग करने और उनकी साझा सुरक्षा को खतरे में डालने का आरोप लगाया था। हालांकि अमेरिका ने पाकिस्तान पर कोई कार्रवाई नहीं की थी। अब इसी साल फरवरी में भारत की ऑब्जेक्शन के बाद भी अमेरिका ने F-16 लड़ाकू विमानों को बनाए रखने के लिए पाकिस्तान को $397 बिलियन दिया था। तब भी अमेरिका ने साफ कहा था कि पाकिस्तान इसका इस्तेमाल सिर्फ काउंटर टेररिज्म के लिए करेगा, भारत के खिलाफ नहीं। अब ताजे मामले में पाकिस्तान के F-16 विमान के इस्तेमाल की बात अगर सच साबित हुई तो अमेरिका पाकिस्तान पर एक्शन ले सकता है। नियमों के मुताबिक अमेरिका F-16 के रखरखाव के लिए दी जाने वाली मदद रोक सकता है। वो चाहे तो इसके इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक भी लगा सकता है। JNU में इंटरनेशनल स्टडीज के एसोसिएट प्रोफेसर राजन कुमार बताते हैं साहब कि अगर पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ F-16 फाइटर जेट का इस्तेमाल किया है तो भारत अमेरिका को पाकिस्तान पर दबाव बनाने को कह सकता है। इसकी जांच होगी, फिर किसी एक्शन की बात होगी। हालांकि अमेरिका अपने F-16 वापस लेने का कदम नहीं उठाएगा। अब आगे भी हम वॉर से जुड़ी ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारी लेकर आएंगे। बाकी आप इंडियन आर्मी के सपोर्ट में हमारे कमेंट बॉक्स में आई लव इंडियन आर्मी जरूर लिख सकते हैं। बाकी जाते जाते आपको एक जरूरी बात और बता दूं, आप किसी भी तरह की अफवाह से बचें, फेक खबर को क्रॉस चेक करें और आखिर में अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।